नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्राइन कैंसर यानी यूट्रस कैंसर, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सुनने लगे हैं आजकल। आइए जानते हैं कि यूट्रस कैंसर क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी गेस्ट डॉक्टर माधुरी। डॉक्टर माधुरी एक मानी हुई गायनेकोलॉजिस्ट है। थाने में उनका अपना एक हॉस्पिटल है, माहिर। आइए मिलते हैं और बात करते हैं यूट्रस कैंसर के बारे में। वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, थैंक यू सो मच फिर से ज्वाइन होने के लिए। यूट्रस कैंसर एक्चुअली होता क्या है और कैसे हो जाता है? यूट्रस कैंसर वो होता है जो जिसकी शुरुआत जो गर्भ की थैली का अंदर का लेयर रहता है, अस्तर जो बोलते हैं, लाइनिंग, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, वहां से उसकी शुरुआत होती है। तो दैट इज व्हाट इज यूट्रस कैंसर। उसके कई टाइप्स है कैंसर के, लेकिन जो कॉमनेस्ट है दैट इज सीए एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम से शुरुआत होता है वो सीए एंडोमेट्रियम। और दूसरे होते हैं यूट्राइन सार्कोमास, जो मसल और का जो लेयर रहता है यूट्रस का, वहां से शुरुआत होता है, बट वो काफी रेयर है। तो ज्यादातर ये दो तरीके के ही देखे जाते हैं, बट कॉमनेस्ट इज एंडोमेट्रियल कैंसर। कि कॉजेस क्या है, ये क्यों हो जाता है? सी कॉजेस उसके एज सच मतलब रीजन एज सच अगर देखा जाएगा तो बोलते हैं कि इसका रीजन इज नॉट नोन एक्चुअली। बट कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके वजह से कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं यूट्रस के सेल्स में, और यूट्रस के सेल्स सडनली बहुत तेजी से वो बढ़ने लगते हैं और ट्यूमर में बदल जाते हैं। बट ऐसा बोला जाता है कि जब इस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, इस्ट्रोजन लेवल्स जो हार्मोन्स रहते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स रहते हैं जो अंडाशय तैयार करते हैं, तो अगर इस्ट्रोजन के हार्मोन अगर ज्यादा हो जाते हैं शरीर में, तो यूट्राइन कैंसर होने के का रिस्क बढ़ जाता है। बेसिकली हम कॉजेस एज सच नहीं बोल सकते, हम रिस्क फैक्टर्स बोल सकते हैं उसके, जो यूट्राइन कैंसर को प्रोवोक करते हैं। एक तो एज फैक्टर है, ज्यादातर ये दिखाई देता है 50 साल के ऊपर की औरतों में, पोस्ट मेनोपॉजल या जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है। सेकेंड रीजन है कि जनरली जिनका फैट इनटेक ज्यादा है, डाइट हाई इन एनिमल फैट। तो हम लोग कोई भी एनिमल फैट ज्यादा अगर खाते होंगे, जिसके वजह से ओबेसिटी, तो वेट, तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोटे होते हैं उनमें यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज क्यों बोलते हैं कि जो फैट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में, कुछ कुछ वजह से वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर ब्लड बढ़ जाती है तो अगेन देयर इज अ रिस्क फॉर यूट्राइन कैंसर। फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर मदर को हो चुका है या फैमिली में हिस्ट्री है मदर के साइड से, तो जेनेटिकली भी वो आ सकता है किसी को, बट चांसेस कम है। और एक जरूरी चीज है डायबिटीज। डायबिटीज इज रिलेटेड टू ओबेसिटी, मतलब जो मोटे रहते हैं या उनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो अगेन उनका उसके वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है यूट्राइन कैंसर का। तीसरी चीज है कि जो उनकी मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री पहले की क्या है उस औरत की। अगर पीरियड्स बहुत जल्दी एज में शुरू हो गए हैं, तो 12 साल के पहले अगर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, या फिर बहुत लेट तक 55 साल की उम्र तक पीरियड्स चल रहे हैं, किसी के बंद ही नहीं हो रहे हैं, तो जल्दी पीरियड शुरू होना 12 साल की पहले, और लेट मेनोपॉज 50 साल के बाद जिनका मेनोपॉज होता है, तो ज्यादा टाइम इस्ट्रोजन का इफेक्ट बॉडी पे रहता है, तो चांसेस ज्यादा है। जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है, जो नली पैरस हम बोलते हैं, तो उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रेग्नेंट रहती है औरत, तो 9 महीना तो उसे पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसके ईस्ट्रोजन के लेवल्स वो टाइम पे बिल्कुल जीरो रहते हैं। जैसे अगर प्रेगनेंसी में उतना इफेक्ट आपका बॉडी पे ईस्ट्रोजन का कम हो जाता है, बट जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाए उनका ईस्ट्रोजन का इफेक्ट ज्यादा रहता है, मतलब थ्रू आउट रहता है, तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक रीजन है कि जिनका प्रीवियसली कोई कैंसर की हिस्ट्री है, जिसके वजह से उनको रेडिएशन दिया गया है, रेडिएशन थेरेपी दिया गया है पेल्विक एरिया में, मतलब कोई और की वजह से, मतलब रेक्टल कैंसर है या किसी और कैंसर की वजह से जिनको रेडिएशन दिया गया है वो पेल्विक एरिया में, यूट्राइन एरिया में,
तो वो क्या करते हैं कि वो यूट्रस के जो सेल्स है उसके डीएनए को अफेक्ट करते हैं, एंड देन उधर सेकेंडरी जो है यूट्राइन कैंसर आने के चांसेस ज्यादा है। और एक कॉमन बहुत वजह है कि जो लेडीज पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जिनका मेनोपॉज ऑलरेडी हो चुका है और उनको मेनोपॉज के कंप्लेन सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि हॉट फ्लशेस हैं, मूड चेंजेस हैं, या बाकी चीजें जो मेनोपॉज की वजह से होती है इतनी ज्यादा तरीके से कि उनकी लाइफ अफेक्ट कर रही है, तो फिर कभी कभी उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की जरूरत पड़ जाती है, और उसमें इस्ट्रोजन होता है, तो इट इज इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जिनको अगर ज्यादा इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर दी गई है तो उनमें भी रिस्क यूट्राइन कैंसर का बढ़ जाता है। अगर एक लेडी को यूट्राइन कैंसर हुआ है तो उसकी लाइफ हाँ, कितनी रह जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रह हाँ, जाती उसको एक्चुअली कैसा रहता है, उसको बोलते हैं हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट। उसका स्टेजिंग रहता है अलग अलग। अगर स्टेज 1 में डिटेक्ट हुआ है, दैट इज वेरी अर्ली, तो अभी तक वो जो कैंसर है सिर्फ यूट्रस में सीमित है, तो फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है या 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज 95%, और रिलैप्स के चांसेस भी आगे कम हो जाते हैं। बट अगर सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, जहां पे यूट्रस से निकल के कैंसर उसके आजू बाजू में भी स्प्रेड हो गया है, लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो गया है सेकेंड स्टेज में, माइक्रोस्कोपिकली पता चला कि लिम्फ नोड्स में है या आजू बाजू में कहीं गया है, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो रहता है वो 81% को आ जाता है। और अगर वो थर्ड फोर्थ स्टेज में गया है, लेकिन आजू बाजू में तो स्प्रेड हुआ है, मतलब सर्विक्स तक गया है या ओवरी तक गया है, या फिर फोर्थ स्टेज में तो लीवर तक गया है या कहीं और चला गया है, सो अदर बॉडी पार्ट्स में अगर चला गया है, तो फिर सर्वाइवल रेट्स आर वेरी लो। सो 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स आर वेरी लो, बट अदरवाइज अगर डिटेक्ट फर्स्ट स्टेज में हो गया है तो चांसेस आर ऑलमोस्ट 95% सर्वाइवल रेट्स हैं उसके। के सिम्टम्स क्या है? एक लेडी को कैसे क्या सिम्टम्स आएंगे जो वो या सोच या सकती है कि हाँ ये यूट्रस कैंसर हो सकता है टाइप? बिल्कुल, एंडोमेट्रियल कैंसर की जल्दी डिटेक्ट हो जाता है मैक्सिमम पेशेंट्स में, क्योंकि जो कॉमनेस्ट ये है वजाइनल ब्लीडिंग। मतलब अगर प्री मेनोपॉजल पेशेंट है, मतलब अभी तक पीरियड्स बंद नहीं हुए हैं, तो उन्हें ज्यादातर हम देखेंगे अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है या ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो रहा है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब दो पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग कभी कभी हो रहा है। अभी पीरियड्स आके के और अगला पीरियड आने में अभी और 15-20 दिन है, तो बीच में स्पॉटिंग हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है या जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, दैट इज वन सिम्टम। जो पोस्ट मेनोपॉजल है, मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद उनको सडनली ब्लीडिंग हुआ है, सो दैट इज वन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो मतलब है ऐसा नहीं है, बट वो आपको चेकअप करना जरूरी है। सेकेंड इज पेन, मतलब अनयूजुअल थोड़ा सा डल पेन लोअर एब्डोमेन में हो रहा है पेशेंट को, मतलब वजह उसकी बाकी कुछ नहीं, पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं, बट एक डल एकिंग पेन हो रहा है या क्रैम्पिंग जैसा पेन हो रहा है, तो वो भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट चेकअप करके लेना चाहिए। थर्ड रीजन इज वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब जो ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल जिनका पीरियड्स चला गया है उनमें थिन व्हाइट कलर या येलोइश डिस्चार्ज ऐसे ही बीच में हो रहा है, तो भी वो चेक करना जरूरी है। बट कभी कभी क्या देर कैन बी अ कंफ्यूजन ऑल्सो, बिकॉज वजाइनल ब्लीडिंग या जो सिम्टम्स है एंडोमेट्रियल कैंसर के, वो सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स अगर हुए हैं पेशेंट को, या फिर कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप है या ऐसा कोई भी, मतलब जो नॉन कैंसरस है, तो कभी कभी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, तो कभी कभी वो सिम्टम्स मिमिक होते हैं। जितना भी हो सके अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको है, तो इट इज बेटर कि एटलीस्ट चेकअप किया जाए। मैम क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है? कोई भी कैंसर हो उसका सर्वाइवल रेट देखा जाता है, इट इज क्यूरेबल है कि नहीं कंप्लीटली, वही तो डिपेंड्स ऑन कौन से स्टेज में डिटेक्ट हुआ है। अगर स्टेज 1 में है तो जैसे मैंने कहा 95% चांस है कि इट विल नॉट रिलैप्स, मतलब सर्वाइवल रेट 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज गुड। 5 साल के बाद रिलैप्स होने के चांसेस कोई भी कैंसर में हो सकते हैं, तो इसके लिए
जो 5 साल हैं उसमें भी कंटिन्यूअसली चेकअप्स करते रहना जरूरी है, फॉलोअप्स करते रहना, जो कोई चेकअप्स है वो करते रहना जरूरी है। जनरली 5-6 साल तक अगर कोई सिम्टम्स नहीं आए वापस, तो चांसेस आर गुड दैट यू आर क्योर्ड। कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके? प्रिवेंटिव मेजर्स वही है, जो कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स है उनको प्रिवेंट करना इज प्रिवेंटिव मेजर्स। मेनली अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल में रखो, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली वेट, डेफिनेट, जैसे मैंने कहा ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो वेट हमेशा कंट्रोल रखो है। और कोई भी जो ट्रीटमेंट है जिसमें इस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ सकते हैं तो वो ट्रीटमेंट अवॉइड, जैसे कि इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में, मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए बहुत लॉन्ग टर्म ना दी जाए, क्योंकि ये दिमाग में रखना जरूरी है कि उसकी वजह से हो सकता है। तो लिमिटेड पीरियड तक देख के आगे भी मॉनिटर करते रहना जरूरी है, दैट इज द कॉमनेस्ट। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंडोमेट्रियल कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मैमोग्राफी कर सकते हैं या सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समेयर कर सकते हैं, वैसे एंडोमेट्रियल या यूट्राइन कैंसर के लिए एज सच कोई स्क्रीनिंग फैक्टर नहीं है। बट जब आप अपना बॉडी चेकअप या ईयरली चेकअप्स करवाते हो आफ्टर द एज ऑफ 40 रूटीनली, उसमें एक सोनोग्राफी जरूर होनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स आपने सोनोग्राफी की और उसमें कुछ डिटेक्ट हो गया ऐसा, तो ईयरली वॉट एवर 2 ईयरली वेन एवर यू डू योर हेल्थ चेकअप्स, उसमें सोनोग्राफी यूट्रस की एक होनी जरूरी है। बाकी अगर कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स को दिख रहे हैं तो आगे हम सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, मतलब छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम टेस्टिंग को भेज सकते हैं, या हिस्ट्रोस्कोपी है। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब जैसे अपना एक टेलीस्कोप रहता है, वैसा एक दूरबीन जैसा यूट्रस के अंदर हम डाल के वी कैन विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ द यूट्रस टू फाइंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। या फिर डीएनसी कर सकते हैं, क्यूरेटिंग करके वो टेस्टिंग को भेज सकते हैं। तो वो टेस्टिंग को भेजेंगे, उसमें जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे आगे की ट्रीटमेंट जो रहती है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि बाबा कौन से टाइप, वेदर इट इज इन टाइप 1 और टाइप 2, मतलब जो स्प्रेड हो चुका है या नहीं, या फिर जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू यूट्रस है। तो फिर आगे का जो सर्जरी है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि किस टाइप की सर्जरी करनी है। और उसके बाद जो है रेडिएशन थेरेपी है या कीमोथेरेपी है, तो ये सारी ट्रीटमेंट है उसके लिए। Thank you, ma'am. Thank you so much to share your माय precious प्लेजर। time with us and to share such an important information with us. दोस्तों, हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे, नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।